नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूँ। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें मैंने चर्चा किया कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय किन परिस्थितियों में हुआ और वो परिस्थिति पलासी की लड़ाई था, और पलासी की लड़ाई किन कारणों से हुई। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा कि पलासी की लड़ाई में ब्रिटिश को बगैर कोई दक्षता दिखाए बगैर भारत के यानी बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इसके साथियों का विश्वासघात था। खैर, इन सारे संदर्भों पर पलासी के युद्ध के चर्चा करते हुए और उस चर्चा के बाद में इस नए वीडियो में, आज की इस वीडियो में उसी संदर्भ में पलासी के युद्ध का महत्व की चर्चा। तो आइए इस पलासी के युद्ध का महत्व पर चर्चा करता हूं, और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद इसको लाइक करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी अपना दें। तो नमस्कार, मैं फिर से आप लोगों को कर रहा हूं और मैं पलासी की लड़ाई का महत्व पर चर्चा। पलासी की लड़ाई का सामरिक महत्व कोई विशेष नहीं था। यह एक छोटी सी झड़प मात्र थी, जिसमें कंपनी के कुल 65 व्यक्ति और नवाब के मात्र 5000 व्यक्ति ही काम में आए। यह एक छोटी सी झड़प इसलिए थी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लंबा युद्ध नहीं लड़ा गया। अंग्रेजों ने किसी विशेष सामरिक योग्यता और चतुरता का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि नवाब के साथियों ने ही विश्वासघात किया था नवाब सिराजुद्दौला के साथ। मीर मदान जो सिराज की ओर से वीरगति को प्राप्त कर लिया, और वीरगति को प्राप्त करने के बाद विश्वासघातियों का ही बंगाल की ओर से बोलबाला रहा, जिसमें मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ का नाम लिया जा सकता है। यदि मीर जाफर और राय दुर्लभ राजभक्त रहते तो युद्ध का परिणाम और महत्व कुछ और देखने को मिलता। संभवतः कूटनीति में क्लाइव सिराज की तुलना में कहीं अधिक दक्ष यानी कहीं अधिक ज्यादा सक्षम दिखाई दिया इस पलासी की लड़ाई में। क्लाइव ने जगत सेठ को डर दिखाया, मीर जाफर की महत्वाकांक्षाओं को जगाया, इसलिए बगैर लड़े हुए क्लाइव ने यह पलासी की लड़ाई को जीत लिया। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि पलासी की लड़ाई एक सौदा मात्र था, यानी एक एग्रीमेंट हो गया था, एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी सेठों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला। खैर, इन सारी बातों के बीच में ही यह कहा जा सकता है कि पलासी के युद्ध के बाद होने वाले घटनाओं के कारण ही काफी महत्वपूर्ण दिखता है। बंगाल अंग्रेजों के अधीन हो गया और फिर बंगाल कभी स्वतंत्र नहीं हो पाया अंग्रेजों से। नया नवाब मीर जाफर अपनी रक्षा और अपने पद के लिए अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। बंगाल के जो नए नवाब सिराजुद्दौला के बाद जो बना मीर जाफर, उसकी 6000 सेना ब्रिटिश की रक्षा के लिए बंगाल में स्थित थी। धीरे धीरे समस्त शक्ति कंपनी के हाथों में चली गई, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई। उसकी यानी बंगाल के नवाब की असमर्थता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह दीवान राय दुर्लभ और राम नारायण को उनके विश्वासघात के लिए दंडित करना चाहा था, लेकिन कंपनी उसे रोक दिया। कहने का आशय है कि मीर जाफर, राय दुर्लभ और राम नारायण को चूंकि ये दोनों भी मीर जाफर के साथ विश्वासघात कर रहा था, लेकिन मीर जाफर उसको दंडित करना चाह रहा था, लेकिन इस संदर्भ में ब्रिटिश ने उसे रोक दिया और मीर जाफर उसके प्रति कोई कार्रवाई करने से बाध्य रहा। अंग्रेज रेजिडेंट वाटसन का इस संदर्भ में काफी विशेष प्रभाव था।
इतिहासकार गुलाम हुसैन जो मुस्लिम इतिहासकार था और पलासी की लड़ाई का एक ऑफिशियली हिस्टोग्राफर भी कह सकते हैं वो थे, उन्होंने लिखा एक किताब में कि पदोन्नति के लिए केवल अंग्रेज का समर्थन आवश्यक था। यानी बंगाल में जिस किसी को भी पदोन्नति चाहिए, प्रमोशन चाहिए, वो नवाब से ज्यादा कहीं अधिक महत्वपूर्ण अंग्रेजों का समर्थन आवश्यक था। शीघ्र ही मीर जाफर अंग्रेजों के इस जुए से काफी दुखी हो गया। अंग्रेज इस युद्ध में जुआ ही खेल रहा था, युद्ध के बाद भी जुआ की तरह ही मीर जाफर के साथ वो अपना प्रयोग कर रहा था। तो इस जुए में अंग्रेजों से काफी दुखी हो गया मीर जाफर। वह इसी परिस्थितियों में डच के कांटेक्ट में चला गया और नवाब डच लोगों से मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का षड्यंत्र रचने लगा। क्लाइव ने इस षड्यंत्र को नवंबर 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदरा की लड़ाई में डच लोगों को परास्त कर और उसे भारत से निष्कासित कर दिया। ऐसी स्थिति में जब मीर जाफर ने भावी घटनाओं को समझने से इनकार कर दिया तो उसे 1760 ईस्वी में कंपनी के मनोनीत व्यक्ति जो नवाब के रूप में कंपनी ने मनोनीत किया था, मीर कासिम के लिए स्थान छोड़ना पड़ा। जब कंपनी नवाब मीर जाफर पर दबाव बनाया और मीर जाफर का कोई सहयोगी नहीं बचा तो मजबूरी बस कंपनी के दबाव में मीर जाफर अपना गद्दी यानी अपनी नवाबी का पद छोड़ने के लिए मजबूर हो गया और मीर जाफर के जगह पर बंगाल के नए नवाब मनोनीत किया मीर कासिम को ब्रिटिश ने। तो 1760 ईस्वी में मीर जाफर का सत्ता त्यागना और मीर कासिम को बंगाल की नवाबी की गद्दी प्राप्त करना इतिहास में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन ब्लडलेस रिवोल्यूशन के नाम से जाना गया। ऐसा कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से गद्दी को त्याग नहीं सकता बगैर तलवार चलाए हुए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन गई मीर जाफर के साथ कि बगैर युद्ध किए, बगैर लड़ाई लड़े अपनी सत्ता को त्यागना। पलासी के युद्ध और उसके पश्चात होने वाले लूट ने, क्योंकि उसके पश्चात होने वाले व्यापार को हम केवल लूट की ही संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि पलासी के बाद जिस तरह से धन का निष्कासन भारत से लंदन की ओर यानी ब्रिटेन की ओर हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पलासी की लड़ाई के बाद धन का निष्कासन प्रारंभ हो गया भारत से लंदन की ओर यानी इंग्लैंड की ओर। अंग्रेजों को अंग्रेजों को अनंत साधनों का स्वामी बना दिया गया। पहली किस्त जो मीर जाफर के द्वारा समझौता में था, तो पहली किस्त जो अंग्रेजों को मिली वह 8 लाख पाउंड थी, जो चांदी के सिक्कों के रूप में थी। हालांकि लॉर्ड मैकाले इस संदर्भ में बताया कि धन कलकत्ता को 100 से अधिक नावों में भरकर लाया गया। बंगाल उसमें भारत का सबसे धनाढ्य प्रांत था और उद्योग तथा व्यापार में भी सबसे आगे था। 1767 ईस्वी में यह देखा गया कि एक औपनिवेशिक इतिहासकार बर्लेस्ट भी लिखता है कि बंगाल समस्त भारत का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जहां सारा धन खींचा चलाता था। यानी समस्त भारत का जो धन था वह खींचकर बंगाल की ओर आता था और बंगाल में जब क्लाइव यानी ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया प्लासी की लड़ाई के बाद, सांकेतिक रूप से उसके अनुसार जब वहां नवाब कार्य कर रहा था तो वहां बंगाल से धन का निष्कासन धीरे धीरे बंगाल से इंग्लैंड की ओर जाने लगा। इसीलिए कहा गया कि बंगाल से धन का निष्कासन यानी भारत से धन का निष्कासन ब्रिटिश की ओर प्रारंभ हो गया मीर जाफर के काल से ही, और मीर जाफर के बाद मीर कासिम के एक समय में और अधिक बढ़ गया। यहाँ की बनी वस्तुएं
भारत के दूरस्थ प्रदेशों में बिकती थी, यानी भारत से बाहर के जो देश थे वहां भी बिकती थी। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारत की वस्तुओं की काफी अधिक मांगे थी। बंगाल के इस अनंत धन की सहायता से ही अंग्रेजों ने दक्कन विजय कर लिया और उत्तरी भारत को भी प्रभाव में लिया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग कह सकते हैं कि बंगाल एक ऐसा प्रांत था जो ब्रिटिश के लिए प्रायोजित और लुटा हुआ राज्य था। यानी बंगाल इज लूटिंग एंड स्पॉन्सर स्टेट फॉर ब्रिटिश। कंपनी की स्थिति का भी कायाकल्प हो गया। पहले वह बहुत सी विदेशी कंपनियों में से एक थी जिसे नवाब के अधिकारियों को धन देना पड़ता था। अब उसका बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया। फ्रांस को पुनः अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल पाया और डचों ने तो 1759 ईस्वी में एक प्रयास किया था, लेकिन उस बेदरा की लड़ाई में डच पराजित हो गया। परिणाम स्वरूप भारत से डचों का बाहर जाना स्वाभाविक हो गया। अंग्रेज व्यापार के एकाधिकार से, यानी व्यापारिक एकाधिकार से राजनीतिक एकाधिकार की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि ये पलासी की लड़ाई अंग्रेजों के जो व्यापारिक एकाधिकार था उससे बढ़कर अब राजनीतिक एकाधिकार की ओर प्रारंभ हो गया। भारत के भाग्य पर पलासी के युद्ध का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि संभवतः इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध नहीं लड़ा गया। यह अतिशयोक्ति है कि जब वह आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि इस युद्ध के कारण इंग्लैंड मुस्लिम संसार की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। पलासी के लड़ाई के कारण ही इंग्लैंड पूर्वी समस्या में विशेष भूमिका निभाने लगा। इसी कारण उसे ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्व भारत की, भारत से पूर्व की तरफ यानी मॉरिशस या आशा अंतरिक्ष के को भी विजय करने और उन्हें अपना उपनिवेश बनाने पर बाध्य होना पड़ा। यहाँ तक कि मिस्र को भी ब्रिटिश अपने संरक्षण में ले लिया, लेकिन निश्चय ही भारत पर अधिकार प्राप्त करने की श्रृंखला में यह एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी उभर कर सामने आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बंगाल जिस तरह से पलासी की लड़ाई में ब्रिटिश से पराजित हुआ और बंगाल में जिस तरह से ब्रिटिश की जो विजय हुई और यहाँ से बंगाल ब्रिटिश के लिए एक लूटा हुआ और एक प्रायोजित राज्य के रूप में उभर कर सामने आया और यहीं से धन का निष्कासन कर वह दक्षिण भारत, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुस्लिम जैसे देशों में भी वो अपना व्यापारिक एकाधिकार को स्थापित करने में सफल हुआ। तो इस तरह से पलासी की लड़ाई ने न केवल ब्रिटिश को व्यापारिक एकाधिकार को मजबूत किया, बल्कि पलासी की लड़ाई के बाद भारत में वह राजनीतिक एकाधिकार को भी स्थापित करने में सफल हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये पलासी की लड़ाई का महत्व काफी प्रासंगिक है और इस संदर्भ में ब्रिटिश काफी सूझबूझ से, खासकर लॉर्ड क्लाइव का कूटनीतिज्ञ काफी महत्वपूर्ण रहा और सिराजुद्दौला का जो सहयोगी रहा, चाहे वो मीर जाफर हो या फिर बंगाल के कुछ व्यापारी राय दुर्लभ हो, जगत सेठ हो, तो इन सारे लोगों का जो नवाब के साथ किया गया विश्वासघात था वो काफी महत्वपूर्ण रहा पलासी की लड़ाई के संदर्भ में। तो आज का वीडियो मैं यही रखता हूं और मैं समझता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए, कमेंट कर इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।